अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एहसास कहानियाँ चैनल में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मैं जो मुलाजमा रखती वो कुछ दिनों बाद मेरे घर में चोरी करके भाग जाती। अब तक मैं 3 मुलाजमा रख चुकी थी और तीनों ही मेरे घर चोरी करके भाग गई थी। मेरे घर में कोई कीमती सामान तो नहीं था, मगर नकदी और कुछ जेवर वगैरह ज़रूर था। मैं अपनी अलमारी को लॉक नहीं लगाती थी, बस इसीलिए जिस मुलाजमा का ताल्लुक था वो घर का सफाया कर जाती थी। इस बार भी मेरी मुलाजमा चोरी करके भाग गई थी। मुझे अब घर में काम करने के लिए एक मुलाजमा की सख्त ज़रूरत थी। मेरे बच्चे भी बैरून मुल्क रहते थे। तभी एक दिन मेरी शादीशुदा बेटी ने मुझे मशवरा दिया, अम्मा तुम दारुल अमान चली जाओ, वहाँ से जाकर किसी बेसहारा लड़की को ले आओ। उससे ये शर्त रख लो कि वो तुम्हारे घर के काम करेगी और बदले में तुम उसे खाना रोटी और इज्जत की 4 दीवारी दोगी। हमारा घराना शरीफ है, सभी लोग हमें जानते हैं। दारुल अमान की इंचार्ज मेरे शोहर की एक दोस्त की बीवी थी। हम लोग उनके यहाँ आते जाते रहते थे। मैंने सोच लिया कि कल ही दारुल अमान जाऊंगी और अच्छी सी लड़की साफ सुथरी अपने घर के कामों के लिए ले आऊंगी। सुबह होते ही मैं रिक्शे में बैठ गई और दारुल अमान पहुंच गई। दारुल अमान की इंचार्ज से मिली तो उसने मेरा पुरतकाब इस्तकबाल किया। बोली, आपकी बेटी ने पहले ही मुझसे सिलसिले में बात कर ली थी। आप परेशान ना हो, पहले आप चलकर खुद खवातीन से मिल ले। उसके बाद जो आपका फैसला होगा मैं उसके बारे में आपकी रहनुमाई कर दूंगी। सुमेरा मेरे साथ ऊपर रूम तक आ गई, जहां मुख्तलिफ औरतें अस्पताल के किसी वार्ड की तरह बेड पर लेटी अपने अपने कामों में मसरूफ थी। तभी मेरी नज़र कोने में बैठी एक खामोश लड़की पर पड़ी। दारुल अमान में ज़्यादातर खवातीन की उम्र 30 साल से ऊपर की होंगी और ज़्यादातर तलाक याफ्ता घरों से ताल्लुक़ रखती थीं। जिनके अपने रिश्ते में भी सुकून ना हो, वो मुझे क्या सुकून देगी। यही सोचकर मैंने दिल में इरादा कर लिया कि किसी कुंवारी लड़की को यहाँ से अपने घर के कामों के लिए ले जाऊंगी और बाद में उसकी शादी किसी माकूल जगह पर कर दूंगी। तब तक काम के लिए मेरी बहुएं आ जाएंगी तो वो घर संभाल लेंगी। मेरी नज़र उस मासूम लड़की पर टिक गई जो दीवार के कोने से टेक लगाए बैठी थी। मैंने इंचार्ज से कहा कि इसे बुलाइए, ये मुझे कुछ अच्छी और शरीफ घराने की लगती है। ये सुनकर उसने कानों को हाथ लगाते हुए कहा, अम्मा जी, ये तो उठकर पानी भी नहीं पीती। मैं तो इसे कह कहकर थक गई हूँ कि अपने कपड़े धो लिया करो, पर ये लड़की बस अपनी जगह बुत बनी बैठी रहती है। खाने वक्त उठकर खाना खा लेती है, उसके अलावा ये अपने खोने से हिलती तक नहीं। आप इसका क्या करोगी? सुमेरा के कहने के बावजूद भी मैंने अपना फैसला तब्दील नहीं किया। बस मुझे उस लड़की में कुछ मुख्तलिफ नज़र आ रहा था। मेरा दिल कहता है कि ये मेरे घर को संभालेगी। सुमेरा, बस तुम इसको मेरे साथ भेज दो। सुमेरा तो मजबूर थी। मेरी बात सुनकर उसने उस लड़की को अपने पास बुलाया। उस लड़की का नाम महविश था। उस लड़की ने मुझे सलाम किया और फिर उस लड़की को मेरे आने का मकसद बताया गया। लड़की तो खुशी खुशी मेरे साथ चल पड़ी। रास्ते में मैंने उससे उसके बारे में पूछा तो उसने किसी किस्म की भी मालूमात देने से इनकार कर दिया और बोली, आपको मुझसे जो चाहिए मिल जाएगा। मैं आपके घर के काम दिल लगी से करूंगी, आपको कभी मुझसे शिकवा नहीं होगा। लड़के के बाद सच साबित हुई। अगले ही दिन उसने मेरे घर को शीशे की तरह चमका दिया था। मैं बहुत खुश हुई। मुझे तो बैठे बिठाए हीरा ले दिया था। मैंने दिल में ठान ली कि मैं इस लड़की को अपने घर से कहीं नहीं जाने दूंगी। उसकी शादी भी अपने किसी ड्राइवर से कर दूंगी और फिर उसे जिंदगी भर अपनी नज़रों के सामने रखूंगी। मगर मुझे क्या पता था कि ये 4 दिन की चांदनी है। एक दिन मैं अपने घर में बैठी थी कि मुझे कुछ चीखों की आवाज़ सुनाई दी। मैंने बाहर जाकर जल्दी से देखा तो वहाँ कोई नहीं था, जबकि मैं भी बहुत परेशान खड़ी थी। उसकी सांसें उखड़ी हुई थीं, बाल बिखरे थे और वो अपने बाजू खुद ही में समेटे मुझे खौफजदा नज़रों से देख रही थी। मुझे देखकर मेरे गले लग गई और बोली,
बीवी जी, मुझे बचा ले, वो लोग यहाँ भी आ गए हैं। कौन से लोग? बेटा, तुम किसकी बात कर रही हो? मैंने उसे संभालते हुए कहा। मैविश घबराकर बोली, बाजी, वो मुझे यहाँ से ले जाएंगे। आपको अल्लाह का वास्ता है, आप मुझे बचा लीजिए। मैं आपके पास सारी उम्र रहना चाहती हूँ। लड़की की बात सुनकर मैं तो हैरानों परेशान रह गई। बेटा, तुम क्या बात कह रही हो? यहाँ कोई नहीं आ सकता। तुम बिल्कुल महफूज हो। मैंने उसे गले से लगाते हुए कहा। वो खौफजदा नजरों से दरवाजे की तरफ देख रही थी। मैंने चौकीदार से पूछा कि क्या यहाँ कोई आया था? कहने लगा, बीबी जी, मैं तो मैविश बेटी के कहने पर बाजार से दही लेने गया था। इन्होंने खुद मुझे बाजार भेजा था। मैं वापस आया तो गेट खुला था और ये रो रही थी। मुझे अब इस लड़की पर शक होने लगा था। अगर उसने दही लेने के बहाने खुद ही गार्ड को यहाँ से भेजा था, तो इसका मतलब कि कोई उससे मुलाकात करने आया था और इसने बिना किसी को बताए इतना बड़ा कदम उठा लिया। मगर फिर अगले ही लम्हे मैंने सोचा कि लड़की के पास ना ही कोई मोबाइल फोन है, ना राब्ते का कोई दूसरा जरिया है, भी ये कैसे किसी को बुलवा सकती है, जबकि घर के आसपास कोई लड़का भी नहीं रहता था जिस पर भी मैं शक कर सकूं। अगले दिन से मैंने मैविश पर नजर रखना शुरू कर दी, मगर उसके तो कुछ और ही रंग रूप थे। वो सुबह उठती और काम पर लग जाती, उसके बाद दिन भर काम करती रहती। मैं सारा दिन उसका पहरा तो नहीं दे सकती थी, मगर मुझे महसूस हुआ जैसे दोपहर का खाना खाने के बाद वो अपने कमरे में गायब हो जाती है। मुझे ये बात 2-3 दिन के बाद समझ आई थी। मैं जानती थी कि मैं भी इस दिन के इस वक्त जरूर किसी के पास जाती है, लेकिन 2-3 दिन उसने ऐसी आंख मचोली खेली कि मैं समझ ही ना पाई कि वो कब जाती है और कब वापस आती है। तब अगले दिन मैंने सोच लिया कि दोपहर में मुझे जितनी मर्जी नींद आएगी, मैं नहीं सोऊंगी और मैविश का पीछा करूंगी कि आखिर के दिन के वक्त जाती कहाँ है। तब मेरी आंखें ये देखकर फटी की फटी रह गई कि वो इसी चौकीदार के कमरे की तरफ जा रही थी जिससे उसने दही लाने को भेजा था। मेरे पैरों तले से जमीन खिसकने लगी। कहीं मेरा चौकीदार इस छोटी बच्ची को तंग तो नहीं करता और मैं इस डर के मारे मुझे बताती भी ना हो। लेकिन मेरा चौकीदार इंतहाई नेक तबीयत का मालिक था। वो 5 वक्त का नमाजी था और उसने कभी मुझसे बदतमीजी से बात भी नहीं की थी। मैंने सोचा कि चौकीदार के कमरे में जाकर सारी हकीकत मालूम कर लूं, लेकिन अभी उसके दरवाजे से 2 कदम के फासले पर खड़ी ही थी कि वो लड़की चौकीदार के कमरे से बाहर निकली। मैंने कमरे में झांका तो चौकीदार जाए नमाज पर बैठा नमाज पढ़ रहा था। मुझे ये बात कुछ अजीब सी लगी, जबकि मैविश ने मुझे एक नज़र भी उठाकर नहीं देखा था। गोया उसे इस बात की कोई परवाह ही ना हो कि मैंने उसे यहाँ यूं देख लिया है। खैर, मैंने उसके करीब जाकर खुद ही पूछ लिया, क्या बात है मैविश, तुम इस तरह बगैर किसी काम के चौकीदार के कमरे में क्यों जाती हो? देखो बेटी, इन बातों का ध्यान रखा करो। वो तुम्हारे बाप की उम्र का है, उससे इस तरह की मुनासबत अच्छी नहीं लगती। मैंने उस लड़की को डराना चाहा, लेकिन वो तो जैसे तैयार बैठी थी। मेरे कहने पर वो फूट फूट कर आंसू बहाने लगी और बोली, मैं तो अपने किसी मकसद के लिए जाती थी, लेकिन वो मकसद पूरा नहीं हुआ। मैंने लड़की के आंसू पोंछते हुए कहा, कौन सा मकसद? मुझे भी तो बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैंने उसे मदद की पेशकश की, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगी। मैं भी खामोश हो गई, क्योंकि मैं उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती थी। लेकिन एक बात तो मुकम्मल तौर पर सामने आ चुकी थी कि महविश किसी बात से बहुत खौफजदा है और इसमें मेरा चौकीदार भी शामिल हो सकता है। लेकिन मैंने उनको इस बात का पता भी नहीं चलने दिया और खुद ही ये खोज लगाने लगी कि चौकीदार का मेरी मुलाजमत से क्या ताल्लुक है। लेकिन कई दिन के पहरे के बाद मुझे सिर्फ ये बात मालूम हो सकी कि महविश चौकीदार के पास सिर्फ नमाज के औकात में ही जाती है। इससे भी ज्यादा हैरत की बात ये थी कि महविश नमाज पढ़ते हुए
मेरे चौकीदार को देखती और फिर वापस आ जाती। यूं ही नमाज के पांचों औकात गुजर जाते। क्योंकि मेरे चौकीदार की पुश्त दरवाजे की तरफ होती, इसीलिए उसे मैविश के आने जाने का इल्म भी नहीं होता था। बज़ाहिर ये मामूली सी बात थी, इसीलिए मैंने मैविश पर नज़र रखना छोड़ दी थी। इसका कोई फ़ायदा नहीं था और ना ही मुझे कोई ख़ास बात पता चली थी। वैसे भी मैविश घर का हर काम वक्त पर कर लेती थी। मुझे उससे कोई शिकायत नहीं थी। फिर मैं मामूली सी बात को वजह बनाकर क्यों उससे बदतमीजी से पेश आती। बहरहाल इस बात को कोई 3-4 दिन गुजर गए थे। मैविश के काम से सभी खुश थे, बल्कि खानदान की औरतें ये कहने लगीं कि हमें भी दारुल अमान से कोई अच्छी और शरीफ लड़की मिल जाए तो घर के कामों के लिए आसानी हो जाएगी, क्योंकि ये लड़कियां बेसहारा होती हैं। दारुल अमान के माहौल से अच्छा तो इनके लिए घर का वो माहौल है जहाँ कम से कम इज्जत की रोटी तो मिलती है। मगर फिर मेरे साथ जो वाकया हुआ, उसने मेरे खानदान की औरतों को मैवी जैसी लड़कियों से नफरत करने पर मजबूर कर दिया था। ये जुमे का दिन था। घर में सब नहा धो रहे थे। मैविश भी कपड़े इस्त्री करने में मसरूफ थी। बैरूनी दरवाज़ा खुला था, क्योंकि मेरा शोहर और चौकीदार वगैरह सब जुमे की तैयारियों में मसरूफ थे। इतने में मैं अपने कमरे से बाहर निकली। मेरी नज़र अपने दरवाजे पर पड़ी तो वहाँ एक हट्टा कट्टा लंबे कद का आदमी खड़ा इधर उधर देख रहा था। वो हमारे ही घर में झांक रहा था। उसे यूं झांकता देखकर मेरी तो जान ही निकल गई। मैंने चौकीदार को आवाज दी। वो ना जाने कहाँ गए थे। इतने में वो आदमी हमारे घर के मरकजी दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। मैं उसे रोकती रह गई, मगर उसने मेरी बात नहीं सुनी। अब वो हमारे घर के अंदर वाले कमरे की जानिब बढ़ रहा था, जहाँ पर मैविश रहा करती थी। मगर वो रात के औकात में ही उस कमरे में आती। ज़्यादातर वो बैरूनी क्वार्टर में ही रहती थी। ये कमरा हमारे उस ड्राइवर का था, जो हमें 2 साल पहले छोड़कर जा चुका था। नया ड्राइवर यहाँ नहीं रहता था। उसे इस कमरे की ज़रूरत नहीं थी। मैविश कभी कभी यहाँ भी रह लिया करती थी। वो आदमी बेधड़क उस कमरे की तरफ गया। मैंने जल्दी से चालाकी दिखाई और उसके पीछे जाकर दरवाजे को कुंडी लगा दी। वो अंदर से दरवाजे को पीटने लगा। इतने में मेरा शोहर और चौकीदार भी आ गए। मैंने जल्दी से उन्हें उस आदमी के बारे में बताया, जिसे मैंने अंदर वाले कमरे में बंद कर रखा था। वैसे भी आदमी पागलों की तरह दरवाज़ा बजा रहा था। इतने में बैरूनी दरवाजे से 2-4 गुंडे हमारे घर में दाखिल हुए। तब घर के सभी लोग बुखला कर रह गए। इस तरह के मामलात में बड़ी मसलियत से काम लेना चाहिए। मेरे शोहर ने चौकीदार को तहम्मुल से काम लेने का कहा। वो भी खामोश एक तरफ खड़े होकर तमाशा देखने लगा कि आखिर इन लोगों का इरादा क्या है। तभी उन्होंने पूरे घर की तलाशी ली और मैविश को ढूंढ निकाला। मैंने जब मैविश को उनके हाथों में देखा तो आगे बढ़कर उसे छुड़ाना चाहा। तभी एक आदमी ने मुझे धक्का दिया और कहा कि हमारी माँ वापस कर दो। तुम लोगों ने इससे बहुत खिदमत करवा ली। ये इसलिए पैदा नहीं हुई थी कि तुम जैसों के बर्तन धोए। हम उसे रानी बनाकर रखेंगे। हम मैविश को यहाँ से लेकर ही जाएंगे। तुम्हें क्या लगता है, हमें तुम्हारी बात पर यकीन आ जाएगा? मेरे शोहर ने उस आदमी से पूछा। ये 10 साल की बच्ची है और तुम कहते हो कि ये तुम्हारी माँ है। होश में तो हो तुम? मैं तुम लोगों को ये बच्ची लेकर नहीं जाने दूंगा। चाहे तुम लोग मेरी जान ले लो, मगर मैं इस बच्चे की हिफाजत ज़रूर करूंगा। ये इस घर में रहती है और इसकी हिफाजत करना मेरा फ़र्ज़ है। मेरे शोहर ने जब उन लोगों से ये बात कही तो वो हम सबका मुंह तकने लगे और बोले, देखें, आप समझने की कोशिश करें। वो चारों एक साथ बोले थे कि हम अपनी माँ को कोई तकलीफ नहीं देना चाहते, ना ही इन्हें यहाँ से जलीलो रुसवा करके ले जाना चाहते हैं। हम इनकी मर्जी से इन्हें लेने आए हैं। अगर ये इनकार कर दें तो हम इन्हें यही छोड़ देंगे, लेकिन इसका यहाँ रहना मुनासिब नहीं है। ये काबिल इज्जत है। हम इन्हें अपने घर लेकर जाना चाहते हैं। वो चारों नौजवान बोले तो मेरा शोहर हंस पड़ा। लगता है तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई। 10 साल की बच्ची तो 4 हट्टे कट्टे नौजवानों की माँ कैसे हो सकती है?
کیا تمہارے باپ نے دوسری شادی کی ہے؟ میرے شوہر نے آنکھیں دکھا کر پوچھا تو چاروں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ ہمارے ہاں دوسری شادی کا کوئی رواج نہیں ہے، یہ ہماری ماں ہے، ہم سب کی ماں ہے، تم لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی اس سے گھر کے کام کروانے کی؟ اتنے میں نے سب سے چھپ کر پولیس کو کال کر دی۔ تھوڑی ہی دیر میں پولیس کی گاڑیاں ہمارے گھر کے باہر کھڑی تھیں۔ بڑی مشکل سے ان گنڈوں کو پکڑ کر تھانے بھجوا دیا گیا۔ میرے شوہر بھی ایک سرکاری آفیسر تھے، اس لیے پولیس والوں کو آنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی۔ ویسے بھی سب لوگ ہمیں جانتے تھے، محلے میں ہماری ایک عزت اور گھرانے کی حیثیت تھی۔ میں نے جب دیکھا کہ یہ لوگ کسی صورت بھی ہماری بات نہیں مان رہے، اس لیے میں نے قریبی تھانے میں فون کر دیا تھا۔ پولیس انہیں اٹھا کر لے گئی تھی، جبکہ میں اور میرا شوہر اس بات پر حیران تھے کہ 10 سالہ بچی کو یہ لوگ اپنی ماں کیوں کہہ رہے تھے، حالانکہ وہ بہت کم عمر تھی اور شکل سے بھی بہت معصوم لگتی تھی۔ ان کے جانے کے بعد سے مہوش بہت گھبرائی ہوئی تھی، اس کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ وہ بار بار میرے گلے لگتی اور یہی کہتی، باجی مجھے بچا لے، یہ لوگ یہاں بھی آ گئے ہیں، نہ جانے میرا کیا حشر ہوگا۔ اس کی باتیں سن کر میرا کلیجہ کٹتا تھا، لیکن یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ ڈرتی کیوں ہے۔ بہرحال کچھ دن جب سکون رہا تو مہوش نے خود ہی مجھے اپنی کہانی سنا دی۔ باجی آپ سوچتی ہوں گی کہ میری وجہ سے آپ کے گھر میں کتنا بڑا تماشا ہوا ہے، لیکن میں کیا کروں، میں ایک ایسی جگہ پیدا ہوئی جہاں لڑکیوں کو عجیب و غریب شے سمجھا جاتا ہے۔ جو بھی کوئی خوبصورت بچی پیدا ہوتی ہے اور جب وہ جوان ہوتی ہے تو اسے ساری زندگی کسی کے ساتھ کوئی رشتہ تعلق نہیں بنانے دیتے اور شادی کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی۔ میں بالکل جاہل قوم سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں بھی جب اس گھر میں پیدا ہوئی تو میرے بڑے ہوتے ہی والدین کو میری شادی کی فکر پڑ گئی تھی، لیکن ایک دن سادھو جی ہمارے گھر آئے اور انہوں نے ابا سے کہا کہ میں اس دنیا میں کچھ اور ہی مقصد لے کر پیدا ہوئی ہوں، اگر وہ مجھے ان کے حوالے کر دے تو میں اپنا مقصد پانے میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ میرے ماں باپ تو سادھو جی کے پاؤں میں پڑ گئے، وہ اسے اپنے سروں پر بٹھانا چاہتے تھے۔ ان کے لیے تو وہ اتنے بڑے اعزاز کی بات تھی کہ وہ ان کی بیٹی کو ایک نیک روحانی شخصیت اور اس قبیلے کی ماں بنائیں گے۔ ہمارے ہاں یہی رواج ہے، عورتوں کو عزت دی جائے یا نہ دی جائے، لیکن انہیں قبیلے کا سردار بنا کر ان کی تعریف ضرور کی جاتی ہے۔ بہرحال جب سادھو جی ہمارے گھر آئے، میں نے لاکھ انکار کیا کہ میں ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتی اور اپنی زندگی خود سے جینا چاہتی ہوں، مگر کسی نے میری بات کا دھیان نہیں دیا اور 10 سال کی عمر میں مجھے سادھو جی کے پاس بھیج دیا گیا۔ وہ ایک بھیانک شخص تھا جس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بھی مجھے ڈر لگتا تھا، لیکن سب کہتے تھے کہ وہ کوئی خاص عمل سکھاتا ہے۔ 2-4 دن تو مجھے ہلکی پھلکی چیزیں سکھاتا رہا، لیکن پھر اس نے مفت کی تعلیم کی قیمت لینا شروع کر دی۔ وہ چاہتا تھا کہ میں اس کے سامنے بے زبان ہو کر بیٹھی رہوں، جبکہ میرے گھر والے تو اس کو اپنا سب کچھ سمجھتے تھے۔ ایک دن اکیلے کمرے میں جب اس نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی، میری ہمت جواب دے گئی۔ میں وہاں سے بھاگ نکلی اور بھاگتے بھاگتے دوسری بستی میں داخل ہو گئی۔ وہ مسلمانوں کی بستی تھی۔ وہاں پر میں نے اپنا نام سب کو مہوش بتایا تاکہ کسی کو مجھ پر شک نہ ہو۔ اس کے بعد میں یہاں تک کیسے پہنچی یہ ایک لمبی داستان ہے، لیکن جب میرے قبیلے کو میری یہاں موجودگی کا علم ہوا تو انہوں نے آپ سے رابطہ کر کے مجھے یہاں سے نکلوانے کی کوشش کی۔ وہ چاہتے ہیں کہ میں قبیلے کی ماں بن کر رہوں، جبکہ میں کہتی ہوں میری اپنی بھی ایک زندگی ہو۔ میں سب کے پیچھے پڑ کر اپنی زندگی کیوں برباد کروں؟ میرا بھی جینے کو من کرتا ہے، میں اپنے قبیلے کی جاہل عورتوں کی طرح اپنی زندگی کیوں برباد کروں؟ میں حیران تھی کہ 10 سالہ بچی کے منہ سے اتنی عقل والی باتیں میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ پھر وہ میرے ساتھ رہنے لگی۔ کبھی وہ غنڈے دوبارہ نہیں آئے۔ وہ مجھے نماز پڑھتا دیکھتی تو بہت خوش ہوتی، اور ایک دن میں نے اس کے کہنے پر اس کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا اور اب 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے۔ جب وہ 18 سال کی ہوئی تو میں نے اس کی شادی اپنے بیٹے سے کر دی۔ وہ بھی شادی کرنے کے لیے
خوشی خوشی مان رہی تھی کیونکہ وہ مجھے اپنی ماں سمجھتی تھی۔ میں بھی ایک ایسے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی جس کا مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ سب لوگ اپنی الگ زندگی گزار رہے تھے، مگر اب وہ میرے بیٹے کے ساتھ ایک نئی زندگی گزار رہے